वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मेरा नाम है अमित किल्होर और मैं इंटरनल सिक्योरिटी के इस सीरीज में आपके सामने आज लेक्चर नंबर 11 में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में आपसे बात करूंगा। आंतरिक सुरक्षा की इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी आंतरिक सुरक्षा की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नक्सलिज्म, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी, टेररिज्म के बारे में बात कर चुके हैं और भी जो भी इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं वी हैव बीन डिस्कसिंग देम और आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस भी होगा। परंतु जो फिजिकली द सोल्जर, द पर्सनल, जो कि उस आंतरिक सुरक्षा को मेंटेन करता है, संभाल कर रखता है, उसके बारे में भी जानना उतना ही जरूरी है। आज हम भारत में इंटरनल सिक्योरिटी को कौन कौन सी फोर्सेस मेंटेन करती हैं और उनके क्या क्या डोमेन है और क्या क्या मैंडेट है उनके बारे में बात करेंगे। हर देश की सुरक्षा के दो पहलू होते हैं, एक इंटरनल सिक्योरिटी और एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी। अब जो हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी है वो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वो मिलिट्री के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। मिलिट्री यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों फोर्सेस को कंबाइन कर मिलिट्री कहा जाता है। लेकिन भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उस ज्यादा कॉम्प्लेक्स में कई सारे से सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं। हमारी जो पुलिस फोर्स होती है, जिनको पुलिस के नाम से आप जनरली जानते हैं, वो भी होती है। इसके अलावा कई प्रकार की दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी होती हैं। एंड देन देयर आर अदर फोर्सेस जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, कोबरा बटालियन होते हैं, मरीन कमांडोज होते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट इट। उसमें क्या क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, टुडे वी विल डिस्कस ऑल दैट। आपको इस बारे में भी कई बार डाउट होगा कि सर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस में फर्क क्या होता है। जिन्होंने पहले पढ़ा है वो ये भी जानते हैं कि कई जगहों पर सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस 5 बताई जाती हैं, कहीं पर 7 है, कुछ लोग 8 भी कहते हैं। मतलब 5, 6, 7, 8 अलग अलग प्रकार से उसकी क्लासिफिकेशन और डिस्टिंक्शन जो है वो थोड़ी सी एम्बिगुअस है। दिस लेक्चर विल क्लियर ऑल ऑफ इट। उनका आर्मी से क्या रिलेशन है और पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या अलग होती हैं सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से। वी विल डिस्कस ऑल दैट टुडे। भारत के जो आप इस समय नक्शा देख रहे हैं, इसमें 3 मेजर खतरे जो कि इंटरनल सिक्योरिटी पे है वो मार्क्ड हैं, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। डेंजर 1 इज ऑब्वियसली रेफरिंग टू द नक्सलिज्म, डेंजर 2 जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी, और डेंजर 3 नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। उसके बाद जो हिंटरलैंड टेररिज्म है, क्योंकि वो इतना वेरिड और वाइड होता है, उसको स्पेसिफिकली कहीं पर मार्क नहीं किया जा सकता। हावेवर वो भी एक चौथे खतरे की तरह है, उसको भी इग्नोर नहीं करेंगे। इसके साथ साथ भारत की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है। भारत का जो पूरा का पूरा उत्तरी हिस्सा है, पश्चिमी और उत्तरी और पूर्वी, वो दूसरे देशों के बॉर्डर से घिरा हुआ है, लैंड बॉर्डर से टच्ड है। तो जो ये बॉर्डर नंबर 1 है, जो ये बॉर्डर नंबर 2 है, ये बॉर्डर नंबर 3, ये बॉर्डर नंबर 4, ये बॉर्डर नंबर 5 और ये बॉर्डर नंबर 6, आखिर इनको भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ये तो हो गया। उसके बाद अंदर, भारत के अंदर जहां पर एक जगह लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मेंटेन करती है, लेकिन सपोज कीजिए कोई रायट हो जाए, ऐसे में जहां पर पुलिस इक्विप्ड ना हो उस चीज को हैंडल करने के लिए, कोई और खतरा हो जाए, इलेक्शंस के समय में जब पुलिस पर्सनल की नंबर्स थोड़े कम पड़ सकते हैं, किसी बड़े इवेंट के समय, या फिर कोई सेंसिटिव इंस्टॉलेशन जैसे कि एयरपोर्ट हो गई, मेट्रो हो गई, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, या कोई बड़ी इंडस्ट्रीज होगी, गवर्नमेंट की होगी या प्राइवेट होगी, आखिर उनकी सुरक्षा कौन करता है। इसी के फोकस में हम पढ़ेंगे कि हमारे बॉर्डर्स और इंटरनल सिक्योरिटी को कौन कौन सुरक्षित करता है। एक छोटी सी समरी दे देता हूं वैसे शुरुआत करने से पहले। हमारे बॉर्डर को कौन सिक्योर करता है और इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है और कौन कौन उसे मैनेज करता है, क्योंकि आपसे जब एग्जाम में पूछे जाएगा, सो द क्वेश्चंस एंड द मैंडेट रिलेटेड टू द सिक्योरिटी फोर्सेस इज अ वेरी कॉमन MCQ क्वेश्चंस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले मैं आपको एक समरी के तौर पर दिखा देना चाहता हूं कि क्या आप जानते हैं हमारी कुछ कुछ मिलिट्री फोर्सेस के बारे में। आपके सामने स्क्रीन है। पहले तो मैं तुम लोगों के लिए बता दूं कि ये हमारे आर्मी के कमांडो है, आर्मी यानी लैंड मिलिट्री। ये BSF है यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। इनमें क्या फर्क है ये आज हम डिस्कस करेंगे। ये तुम्हारा PUBG का है। हाँ, गेम बैन हो गया है, लेकिन ये तुम्हारे लिए था, चेक कर लूं कि तुम्हारा ध्यान यहां पर है या नहीं है।
ये पबजी है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, दिस इज पार्ट ऑफ अ वीडियो गेम। उसके बाद यहां पर ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, ये भारत की एयरफोर्स के मेंबर है। दोबारा से तुम्हारी चेकिंग, ये फौजी है लेकिन नकली फौजी, एक वीडियो गेम वाला फौजी। जब हमारे देश में पबजी बैन हो गया था तो आत्मनिर्भर भारत के तहत अक्षय कुमार ने एक नया गेम लॉन्च किया था, फौजी, पबजी का कंपटीशन, FAUG फौजी। लेकिन ये वो फौजी नहीं है जो कि हमारे भारतीय सैनिक होते हैं, उनको फौजी कहा जाता है। गेम का नाम है, ये भी नकली है, ये इसका भी भारत की आंतरिक सुरक्षा में कोई हिस्सा नहीं है, परंतु इनका जरूर है। अब की बार तो सर हमने पैटर्न पहचान लिया था, हमें ये पता है, फिर दोबारा से ये पबजी वाला है सर, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा से कोई लेने देना नहीं है। ये जो मेंबर है वो है इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स के, ITBP, और ये हमारे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मैंने स्पेसिफिकली जान के आपको कुछ कुछ दिखाया था कि इनमें कुछ कुछ फर्क है। आर्मी में, BSF में एक बहुत ही डिटेल्ड फर्क है। उसी तरीके से एयरफोर्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फर्क है। सिमिलरली ITBP और RPF, इनमें भी कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। इनके बारे में बात करते हैं आज और आगे बढ़ते चलते हैं। शुरुआत करने से पहले, इसके आगे जाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्टिंक्शन बता देता हूं कि क्या क्या फर्क होता है। देखियो, भारत की जो सुरक्षा है उसका जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल हैंडेडली मिलिट्री के पास है। ठीक है, मिलिट्री के पास है, जिसमें सिर्फ 3 फोर्सेस होती हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। दैट इज इट, क्लियर कट, ये सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना कि भारत की जो मिलिट्री है इनको कहा जाता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इसके अलावा भारत की आंतरिक सुरक्षा को निपटने के लिए या उनको मेंटेन करने के लिए एक सेंट्रली आर्म्ड फोर्सेस, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए रखी जाती हैं सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, यानी कि ऐसी पुलिस जो कि आर्म्ड है। राइट, इन जनरल आप देखेंगे हमारी जो पुलिस होती है वो आर्म्ड नहीं होती है। आपको ट्रैफिक पुलिस के पास जाएंगे या वैसे अब नॉर्मल कहीं पुलिस स्टेशन जाएंगे, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज आर्म्ड। उनके पास ऑब्वियसली हथियार उनको इशू किए जाते हैं, परंतु इनके पास, इनके सर्विस में ही रहता है कि ये आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती हैं। ये जो सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, ये बहुत स्ट्रेट अवे करें तो हम टोटल 5 को काउंट कर सकते हैं। नंबर 1, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। नंबर 2, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। नंबर 3, BSF अर्थात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। नंबर 4, सीमा सशस्त्र बल यानी कि SSB, और उसके बाद एक और ITBP, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ये 5 फोर्सेस डेफिनेटली जब भी आपसे पूछा जाए तो आप ओपनली कह सकते हैं ये CAPF यानी सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं। यहां पर कभी भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको एक और एक्स्ट्रा नंबर लिखा जाएगा, NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी यहां पर इसमें दिया जाएगा कभी कभी, और कुछ बुक्स में कई रेफरेंसेस पे आसाम राइफल्स AR भी आपको CAPF के अंडर ही आते हैं, वो भी आसाम राइफल्स पे। ठीक है, ये जो डिस्टिंक्शन है इस 6ठे नंबर की और 7वें नंबर की क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। देन देयर आर सर्टेन फोर्सेस जिनको पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है, दो इट इज नॉट ए ऑफिशियल वर्ड। पैरामिलिट्री फोर्सेस एक ऑफिशियल डिस्टिंक्शन नहीं है, लेकिन कौन कौन से होते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, वी विल डिस्कस दैट। एक कोस्ट गार्ड, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, एंड कई जगहों पर असम राइफल को पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर रखा जाता है। तो सर ये कंफ्यूजन क्यों है, इसके रीजन क्या है, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ इट। ठीक है, आज यही सारी की सारी बातें क्लियर होंगी। वैसे बहुत सरलता से जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है, दो आई वाज सपोज टू टेल यू इन द लास्ट ऑफ द लेक्चर, परंतु समझने के लिए रहेगा कि हम पहले ही बेहतर जान ले। देखिए, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के तहत जो भी फोर्सेस आती हैं वो होती है मिलिट्री।
एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए, एक्सटर्नल सुरक्षा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत जो भी आती है, सिंपल, क्लियर, नो डिस्टिंक्शन, नो डाउट्स अबाउट इट। उसमें जो ऑफिसर्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ही रिपोर्ट करते हैं। आर्मी के ही ऑफिसर उन बटालियंस को, उन सोल्जर्स को हेड करते हैं और वही उनकी हायरार्की मेंटेन रहती है, बाहर के कोई सिविलियन नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इंटरनल सिक्योरिटी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ये होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के तहत आती हैं और इनको गृह मंत्रालय के जो ऑफिसर्स यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर्स जो होते हैं वो हेड करते हैं। आईपीएस हेड करते हैं इनको। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में बस इसमें से कुछ सरलता था, थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाता है हल्का सा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे, वी विल एक्सप्लेन इट अगेन। असम राइफल रिपोर्ट तो करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, लेकिन इसको हेड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। मतलब इसके जो पर्सनल होते हैं या जो इनको लीड करते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के या आर्मी के कोई पर्सनल इनको डिफेंड करते हैं, परंतु वो रिपोर्ट करती है गृह मंत्रालय को। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है कि क्या ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है या फिर बेसिकली एक पैरामिलिट्री है या फिर एक आर्मी है। तो याद रखिए कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज की जो सबसे क्लियर डिस्टिंक्शन है वो ये है कि होम मिनिस्ट्री उसको रिपोर्ट करती है। होम मिनिस्ट्री जो फोर्सेस होती है वो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती हैं और होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ही उसको हेड करते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो ऐसे टोटल 6 आएंगे, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी एंड साथ में एनएसजीबी। तो टोटल 6 फोर्सेस तो 100% सीएपीएफ हैं, यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस होती हैं। साथ में असम राइफल एक यूनिक केस बन जाता है। क्यों? क्योंकि दो वो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को करता है, परंतु उसको हेड किया जाता है एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिसर यानी आर्मी के ऑफिसर के द्वारा। इसीलिए वो दोनों जगहों पर, कई जगहों पर आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वो सीएपीएफ में भी क्लासिफाइड होती है, कई बार पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी क्लासिफाई होती है। चलिए अब एक काम करते हैं, पूरा पूरा पढ़ते हैं सारी की सारी डिटेल में, एक एक चीजें, ताकि हमें समझ में आ जाए। हमारा फोकस सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस पर होगा, यानी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। उससे आने से पहले मैं एक इंटरेस्टिंग सा फैक्टर बता देता हूं हमारी इंडियन एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में, यानी कि हमारी मिलिट्री के बारे में, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। हमारा जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं वो आप देख सकते हैं 3 फोर्सेस हैं, बहुत ही क्लियर, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। हमारी जो फोर्सेस है, दो ये आपसे किसी एग्जाम में जनरली नहीं पूछा जाता है, परंतु देखिए आप नोटिस कीजिए कि इन तीनों के जो सैल्यूट हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। तीनों के सैल्यूट्स हैं, उनके पीछे लॉजिक भी होता है। हमारी जो आर्मी होती है, जो आर्मी का जो सैल्यूट होता है वो होता है कंप्लीट ओपन आर्म फेसिंग फॉरवर्ड, मतलब आर्म होगी और वो कंप्लीटली फॉरवर्ड फेस कर रही होगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप नेवी का देखें तो आप देखेंगे कि आर्म कंप्लीटली डाउनवर्ड फेसिंग होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे करेंगे और आर्म बिल्कुल डाउनवर्ड फेसिंग होती है। और हम वहीं पर एयरफोर्स का देखेंगे तो वी विल सी कि उस पर एक 45 डिग्री का एंगल बना होता है। आर्म इज फेसिंग फॉरवर्ड बट इट इज ऑल्सो हैविंग अ 45 डिग्री एंगल। आप कहेंगे कि सर इसका कोई लॉजिक होता है? वेल, इसका बहुत प्यारा सा लॉजिक है, मैं बताता हूं। देखिए, आर्मी का जो सैल्यूट है यानी कंप्लीटली आर्म फेसिंग, द पाम फेसिंग फॉरवर्ड, ये इसलिए किया जाता है क्योंकि पहले हिस्टोरिकली स्पीकिंग इस बात का ये मतलब होता है कि मेरे हाथ में कोई हथियार नहीं है और मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। दिस वाज द लॉजिक, कहां पर ये आर्मी में ये सैल्यूट स्टार्ट होता है। अच्छा, आप कहेंगे कि सर नेवी में ऐसा क्यों नहीं होता? नेवी पर जो लोग होते थे, जो पुराने नाविक होते थे, वो हमेशा शिप पर काम कर रहे होते थे, तो उनके हाथ कभी ना कभी ग्रीस में या किसी और प्रकार से, क्योंकि वो तो जब भी कोई नेवी के जो आदमी होते हैं या नेवी के जो सोल्जर्स होते हैं, जो कैडेट्स होते हैं, वो एक क्लोज्ड शिप पर, यानी एक शिप है वो पूरे के पूरे समुद्र पर है और वहां पर वो हर प्रकार के काम करने पड़ते हैं, तो कई बार उनके हाथों में ग्रीस लग जाती थी, कोई ऑयल लग जाता था। सो नॉट टू डिसरिस्पेक्ट, ताकि ऐसा ना हो कि सैल्यूट से डिसरिस्पेक्ट हो सीनियर का, इसीलिए उनकी जो पाम होती है वो फेसिंग डाउनवर्ड होती है। आर्मी और एयरफोर्स दोनों के दोनों पहले सेम सैल्यूट फॉलो किया करते थे, हाउएवर उसको चेंज कर दिया गया। इस समय आर्मी का जो सैल्यूट है वो बेसिकली पाम 45 डिग्री एंगल पर होता है, जिसका टेक्निकली थोड़ा सा अगर आप लगाएं अंदाजा तो इसका मतलब यह है कि वो टेक ऑफ कर रहे हैं, बिकॉज दे आर फ्रॉम द एयरफोर्स। ये छोटा सा ट्रिविया था व्हाइल आई वाज डूइंग द इंटरनल सिक्योरिटी। मुझे लगा आपको पता होना चाहिए कि हमारी एक्सटर्नल सिक्योरिटी में सैल्यूट्स किस प्रकार से मैनेज होते हैं। दिस डजंट स्पेसिफिकली अप्लाई टू द इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी पे कई सारी फोर्सेस है, तो अलग अलग सैल्यूट नहीं, 3 ही सैल्यूट पॉसिबल है ना, एक तो पाम फेसिंग फॉरवर्ड, एक पाम फेसिंग डाउनवर्ड और एक पाम फेसिंग 45 डिग्री। चलिए आप जान गए, आज के बाद आपको पता होगा कि आप किसी भी, अगर कोई सिविलियन ड्रेस में भी है तो उसके सैल्यूट से आप बता सकते हैं कि क्या वो सोल्जर आर्मी से है, नेवी से है या एयरफोर्स से। नाउ वी बिगिन विद द डे ऑफ द आवर क्लास, यानी कि
भारत की जो सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, ठीक है, सामने देखिए ये हमारी आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं और दो इसकी ड्रेस को भी आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं से यहीं से पहचान सकते हैं। सबसे पहली है असम राइफल्स, एक सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। दूसरा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तीसरा है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। आईटीबीपी, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप। और एसएसबी, सीमा सशस्त्र बल। ये 7 सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, यानी कि ये सातों की सातों होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के तहत आती हैं, जो कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है और आंसरेबल है। अब इनके बारे में, सबके बारे में एक एक पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा सा, और ताकि हम इसके मैंडेट के बारे में जान लगे, और जब थोड़ा सा जान जाओगे तो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा और पहचानने भी लग जाओगे कि कौन सी फोर्स किस देश के किस हिस्से को, कौन से डोमेन को सिक्योर करती है। इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बता देता हूं इंटरेस्टिंग वाली, मैप के द्वारा। देखिए हमने यहां पर जो मैप बताया था, हमने बॉर्डर्स को मार्क किया था, बॉर्डर नंबर 1 2 3 4 5 6। इसका एक रीजन था, हमारे देश के जो बॉर्डर हैं वो एक पर्टिकुलर सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स के द्वारा मेंटेन्ड होते हैं। देखिए भारत और पाकिस्तान का और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, ये स्पेसिफिकली बीएसएफ के द्वारा मैनेज किया जाता है। बीएसएफ इज रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। सर आर्मी बेसिकली मेनली अगर कोई दूसरा देश लड़ाई कर देता है तो उसके साथ लड़ाई करने के लिए होती है। पीस टाइम में जनरली जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं वो सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के द्वारा मेंटेन्ड है। वहां पर इस समय जो एक्टिव बॉर्डर्स होते हैं वहां पर आर्मी होती है, क्योंकि उनके पास ही ज्यादा बड़ा आर्म्स और एम्यूनिशन होती है। तो जो पाकिस्तान सीज फायर वायोलेशन करता है या गोलाबारी करता है, उसका जवाब आर्मी के द्वारा दिया जाता है। बट जो जनरल मेंटेनेंस एंड द गार्डिंग ऑफ द पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर है वो बीएसएफ के द्वारा की जाती है। उसी तरीके से जो चाइना और भारत का बॉर्डर है वो इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स के द्वारा मेंटेन्ड है। उसके बाद जो नेपाल और भूटान का जो बॉर्डर है वो सीमा सशस्त्र बल के द्वारा मेंटेन्ड है। उसके बाद जो म्यांमार का बॉर्डर है वो असम राइफल्स के द्वारा मेंटेन्ड है। यानी कि भारत की जो प्राइमरली 5, स्पेसिफिकली स्पीकिंग जो 5 सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, उसमें से जो 4 हैं उनका काम होता है बॉर्डर सिक्योरिटी। कंफ्यूज मत होइए, सारी की सारी चीजें डिटेल में डिस्कस होंगी, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। अब 2 बच गई, मेन फोकस करें तो अगर हम पहले तो सीआरपीएफ बच गई, सेंट्रली रिजर्व पुलिस फोर्सेस, और सीआईएसएफ बच गई, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, राइट। बाकी आपके पास जो एनएसजी है उसका भी बताता हूं अभी अभी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम है। ये सारी की सारी बच गई, राइट। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो बॉर्डर को जब इन चारों की चारों फोर्सेस ने प्रोटेक्ट कर लिया है, अपना 6 के 6 बॉर्डर हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 के 6 बॉर्डर हो गए, उनकी प्रोटेक्शन हमारे 4 सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के द्वारा की जा रही है। उसके बाद बच गई सीआरपीएफ और सीआईएसएफ। सीआईएसएफ के नाम से आपको पता चल जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी कि जो इंडस्ट्रीज जो होती है, कोई मेजर इंडस्ट्री है या कोई इस प्रकार की इस्टेब्लिशमेंट जो कि सेंसिटिव हो सकती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए हमारे, कुछ और डिफेंस के कुछ ऑफिसेज हो गए, कुछ इंडस्ट्रीज हो गई, कुछ एयरपोर्ट्स हो गए, मेट्रो हो गए, इस प्रकार से। और उसके अलावा जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो प्राइमरली मेंटेन की जाएगी पूरे के पूरे देश की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के द्वारा। इसके अंदर कुछ कुछ एक्सपर्टीज के लिए स्पेसिफिकली और भी ग्रुप हैं जो कि आज हम सारे के सारे क्लियर करेंगे। एक बार और जान लीजिए कि हमारी फोर्सेस में कौन कौन से, अगेन दिस विल गिव यू अ क्लियर आइडिया अबाउट इट। तो टोटल सीआरपीएफ में 3 लाख के करीब, राउंड ऑफ कर लीजिए, आपसे एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछेगी, दिस विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। हमारी जो फोर्सेस है उसका आइडिया लग जाएगा कौन कितना बड़ा होता है। बीएसएफ जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बॉर्डर को मेंटेन करती है, गार्ड करती है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो है 2.5 लाख के करीब,
यूनिफॉर्म भी इनकी सबकी सेपरेट है, हावेवर दिस इज नॉट अ कलर फोटोग्राफ, सो इट विल बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई फॉर यू। उसके बाद CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस 1.5 लाख। SSB, सीमा सशस्त्र बल, जो कि नेपाल और भूटान के बॉर्डर को गार्ड करती है, मेंटेन करती है, 1 लाख। ITBP, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, जो कि चाइना के बॉर्डर को गार्ड करती है, पूरा का पूरा ऊपर से लद्दाख वाली साइड से भी और यहां पे अरुणाचल प्रदेश साइड से भी, दोनों के दोनों 90,000 के करीब। और असम राइफल्स, जो कि म्यांमार के बॉर्डर को भी गार्ड करती है, साथ में जो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है उसको भी मैनेज करती है, अराउंड एंड अराउंड स्पेसिफिकली 65,000। इसके साथ साथ एक और होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को आपको इसलिए नहीं दिखाया गया है क्योंकि उसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 10,000 है, परंतु उसके अंदर जितने भी ऑफिसर होते हैं इन्हीं फोर्सेस से डिप्यूट होकर आते हैं। देखिए, इन सबकी तो अलग से सिलेक्शन होती है, CRPF का भी अलग एग्जाम है, BSF का भी है, CISF का है, तो इन सारी की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस में आप एग्जाम देकर जा सकते हैं। लेकिन जो NSG होता है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं, वो कंप्लीटली डेप्यूटेशन वाली एक फोर्स है, यानी कि इन्हीं सब पुलिस फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं वो ऑन डेप्यूटेशन जाते हैं और उसको बनाते हैं NSG, तो इसीलिए वो सेपरेटली आपको दिखाया नहीं गया है। दीज आर दी सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी कि आप देख सकते हैं CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है वो हमारे देश की सबसे बड़ी सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स है, और उसके बाद है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं तो क्लैरिटी आती जाएगी, ठीक है। चलिए, लेट्स गो फॉर इट। CAPF स्टैंड्स फॉर दी सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। 2011 में यह टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई थी। इससे पहले इन सबको पैरामिलिट्री फोर्सेस का नाम दिया जाता था, ठीक है, कोई जनरली नहीं था, लेकिन जस्ट टू डिस्टिंक्ट इट फ्रॉम द मिलिट्री, ये जो सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स की टर्मिनोलॉजी है इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2011 में। इस समय CAPF कंप्राइजेज ऑफ पहले तो 5, BSF, CRPF, ITBP, CIS, SSB एंड जो ये छठे वाला है NSG, ये इसी पांचों की उसमें से बन के निकलता है। तो जो ये 5 हैं ये सब निकलती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल में। SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, कैबिनेट सेक्रेटरीट के ग्रुप में, दे ऑल आर हेडेड बाय द सीनियर IPS ऑफिसर। कंफ्यूजन होता जाएगा, सो वी विल इंश्योर कि हम इसको बनाते जाएं। वी आर डिस्कसिंग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। नंबर 1 पे BSF, नंबर 2 पे CRPF, नंबर 3 पे CISF, नंबर 4 पे SSB, नंबर 5 पे ITBP, ठीक है। ये 5 फोर्सेस हो गई। 5 फोर्सेस में ये पांचों की पांचों फोर्सेस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, MHA के कंट्रोल में होती है, नो डाउट्स अबाउट इट। यही डिस्टिंक्शन आपको बताएगी कि कौन सी फोर्सेस का डोमेन क्या होता है। आर्मी, नेवी और जो एयरफोर्स है वो सारी की सारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। रेलवे प्रोटेक्शन जो फोर्स होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आती है। ये फर्क बताता है कि इनमें, आर्मी में, इन सारी फोर्सेस के अंदर क्या क्या फर्क है। दे ऑल आर हेडेड बाय सीनियर IPS ऑफिसर। ये एक्चुअली में एक साइन होता है जानने का कि इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज है। गृह मंत्रालय इंडियन पुलिस सर्विसेज का मिनिस्ट्री है, सेंट्रल मिनिस्ट्री है। सारे के सारे इंडियन पुलिस सर्विसेज के जो ऑफिसर होते हैं वो गृह मंत्रालय के लिए रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होते हैं, होम मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल होते हैं। तो जो सीनियर IPS ऑफिसर जिस भी चीज को हेड कर रहे होते हैं, दैट मींस दैट होल सर्विस इज एक्चुअली बीइंग रिपोर्टेड टू, बीइंग हैंडल्ड बाय द होम मिनिस्ट्री, ठीक है। इसके बीच में BSF, SSB, ITBP, ये सब तो बॉर्डर फोर्सेज हैं, ये मैंने बताया, BSF, SSB, ITBP। इसके साथ साथ AR है, उसको बाद में देखेंगे कि AR का क्या काम था। AR हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस समय क्योंकि AR होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती है, उसको लीड बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाले करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस, यानी कि जो सबसे बड़ी है, जिसमें 3 लाख से भी ज्यादा लोग सैंक्शनड है, जिनकी स्ट्रेंथ है, वो इंटरनल सिक्योरिटी और इलेक्शन ड्यूटी के लिए होती है। इंडीड हमारे जो कुछ क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस हैं उनको भी करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप NSG इज द कमांडो फोर्स मेंट फॉर काउंटर टेररिज्म, ऑल्सो जो हाई रिस्क VIP सिक्योरिटी होती है। NSG, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्हीं पांचों में से बनकर कहीं पर NSG डेप्यूटेशन पर इसी
सर्विसेज के ऑफिसर जाते हैं। एनएसजी के जो ऑफिसर होते हैं वो इन्हीं 5 सर्विसेज में डेप्यूटेशन पे आते हैं, इसीलिए उसको अलग मत मानिए, परंतु उसको भी बोला एक जाएगा एक सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स। ठीक है। SPG is for proximate security of PM and ex-PM while RPF guard railway property and ensures passenger safety। AR के साथ साथ यहां पर एक रेलवे प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में भी बात करेंगे, और SPG जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए है, परंतु वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा मेंटेन नहीं होती है, वो होती है कैबिनेट सेक्रेटरिएट के द्वारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मैनेज करती है, परंतु इसको लीड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा, चिंता मत कीजिए, अब धीरे धीरे कम होंगे सारे के सारे कंफ्यूजन। सबसे पहले आते हैं हम पहली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस पर, जो कि नॉन कंफ्यूजिंग है, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 2 बॉर्डर को मेंटेन करती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है। 1965 में, अब याद रखेंगे, आपको मालूम होगा कि 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस समय देखा गया कि पहले 1965 से पहले जो बॉर्डर था पाकिस्तान का, उस समय ये भी वाला बांग्लादेश का बॉर्डर भी पाकिस्तान के बॉर्डर के नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। तो जो दोनों के दोनों बॉर्डर थे वो उस समय स्टेट पुलिस के द्वारा गार्ड किए जाते थे। और उस समय पहली बार जब लड़ाई हुई 1965 में, तो ऐसा देखा गया कि द पुलिस वाज इनएडिक्वेट इन हैंडलिंग दैट। तभी बेसिकली BSF का जन्म लिया गया। इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर को गार्ड करने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश शांति के समय में, मतलब अभी जब लड़ाई नहीं हो रही है, तो इस समय हमारे दोनों के दोनों बॉर्डर पर BSF उसको गार्ड कर रही होती है। ठीक है। ये जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम होता है, स्मगलिंग होता है, उनको भी कंट्रोल करती है। और ये बात तो हम कई बार रिपीट कर ही चुके हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है ये BSF। इनके कुछ बटालियंस जो होते हैं, अब यहां पर ये हमें डिस्टिंक्शंस पता होने चाहिए, और कई सारे आएंगे तो हमें उस पर फोकस करना है। CRPF के जो डिस्टिंक्शंस होते हैं वो नक्सल के रीजन में, जैसे दंडकारण्य और जम्मू कश्मीर में भी चले जाते हैं। कई बार BSF जो है कोलकाता और गुवाहाटी में नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF के रूप में भी उनके 2 बटालियंस चले जाते हैं। अब यहां पर जब हमने डिस्कस किया था, देखिए अदर फोर्सेस में एक और आ गई NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। लेकिन याद रखिए कि वो इंटरनल सिक्योरिटी का ही पार्ट है, इसीलिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस से ही निकल कर आ रही है। चलिए, और ट्रांस बॉर्डर मतलब अब BSF का आप काम तो समझ ही सकते हैं कि जो बॉर्डर को गार्ड करना है, और बेसिकली किसी भी प्रकार का जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो क्राइम हो रहा हो उसको मेंटेन करना है, स्मगलिंग होगी उसको भी उन्हीं का भी मैंडेट ये होता है, किसी भी प्रकार की कोई इलीगल एक्टिविटीज जो होगी उन सबको यही मेंटेन करेंगे। ठीक है। किसी भी प्रकार की अनऑथराइज्ड एंट्री और एग्जिट नहीं होना चाहिए। बहुत ही सरल है, दिस वाज द BSF 1, ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, बस इतना जानना है, यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। दूसरे पे आ जाते हैं CRPF, सेंट्रली रिजर्व्ड पुलिस फोर्सेस। देश की सबसे बड़ी आर्म्ड पुलिस फोर्स होती है CRPF। अभी अभी हमने देखा कि इनकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो है 3 लाख के द्वारा, 3 लाख। पहले इसको जाना जाता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस। ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम बदल दिया और सेंट्रल रिजर्व पुलिस कर दिया गया। उसके बाद से ये बेसिकली भारत की इन आंतरिक सुरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखते चलते हैं। BSF बना है 1965 में, सेंट्रली रिजर्व पुलिस फोर्सेस पे चले जाएं तो ये बना है 1939 में। ठीक है। गैस करके बताइए सबसे पुराना कौन है, 2 हमें लेक्चर के एंड तक पता चल जाएगा। अच्छा, अब याद रखिए CRPF सबसे कॉम्प्लेक्स बनेगा आपके लिए। क्यों? CRPF की कई सारी अलग अलग टुकड़ियां हैं जिनको स्पेशलाइज्ड नाम दिए गए हैं। याद रखिए कि ये 3 लाख से भी ज्यादा की स्ट्रेंथ की एक आर्म्ड पुलिस फोर्स है और बहुत ही वाइड और वेरिड काम करती है। तो उसी प्रकार से कुछ स्पेशलाइज्ड टुकड़ियां भी इसके अंदर बनी हुई हैं। कौन कौन सी, वी विल डिस्कस दैट। देखिए, इसमें सबसे पहले 10 RAF है। ये है रैपिड एक्शन फोर्स की बटालियन है। तो रैपिड एक्शन फोर्स अगर आपके पास कहीं आता है एग्जाम में या MCQ के द्वारा पूछा जाए, तो इट्स ए सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स, पार्ट ऑफ सेंट्रली रिजर्व्ड पुलिस फोर्स। इट इज ए CAPF, पार्ट ऑफ CRPF। उसकी 10 बटालियन है जिनको स्पेसिफिकली रैपिड एक्शन फोर्स कहा जाता है। जब भी आप कभी देखेंगे कि भारत में किसी प्रकार के राइट्स की कोई
राइट की कोई हिंसा होने की संभावना होती है तो वहां पर आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्लॉय कर दिया जाता है। आपने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स में उनकी फोटो देखी भी होगी और आप उसे पहचान भी लेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म जो होती है बड़ी स्पेसिफिकली ब्लूइश कलर में होती है। अभी मैं दिखाता हूं। उसके बाद कोबरा बटालियन, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, नक्सलिज्म को हैंडल करने के लिए सीआरपीएफ की एक कुछ स्पेसिफिक बटालियंस हैं, हाईली ट्रेन्ड बटालियंस, जिनको कोबरा बटालियन के नाम से जाना जाता है। कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। उसके बाद वन स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, कुछ इनके एसडीजी भी हैं, एक बटालियन है जो कि स्पेशल ड्यूटी ग्रुप है, कुछ है पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, अर्थात पार्लियामेंट पर हमला होने के बाद सीआरपीएफ की एक एक्सपर्ट बटालियन बनाई गई जो कि स्पेसिफिकली पार्लियामेंट की सुरक्षा करती है। यहां पर अब आसानी से देखिए कि सीआरपीएफ में 3 बटालियंस हैं, रैपिड एक्शन फोर्स, कोबरा, स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, डी था ये, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, पीडीजी। ठीक है, एक एक करके 2-3 देख लेते हैं कौन कौन से हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सीआरपीएफ का प्राइमरी जो रोल है वो होता है कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में जो पुलिस होती है उनको सपोर्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। साथ ही साथ प्राइमरली फोकस इनका है एंटी नक्सल ऑपरेशंस के ऊपर। जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी अगर आप देखेंगे तो वहां पर ज्यादा एक्टिव है आर्मी और मिलिट्री। ठीक है, लॉजिक है। उसके बाद अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी देखेंगे तो वो मैंडेट दिया गया है असम राइफल्स को। असम राइफल्स के 2 मैंडेट हैं, एक तो म्यांमार के बॉर्डर को गार्ड करना और दूसरा नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को मेंटेन करना। अब बच्चा हमारे सामने एक नक्सलिज्म, तो नक्सलिज्म को कौन हैंडल करने के लिए जो जिसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस की। ये इलेक्शंस कराने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। उसके बाद जो कुछ वाइटल इंस्टॉलेशंस और बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए बड़े रिलीजियस प्लेसेस हो गए, माता वैष्णो देवी, उनको भी बेसिकली ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो जो जो गया है माता वैष्णो देवी, वहां पर अगर आपने देखा होगा तो सीआरपीएफ के जवान वहां पे उनको गार्ड करते हैं, पूरे के पूरे श्राइन को सिक्योरिटी करते हैं, और भी कई सारे रिलीजियस प्लेसेस को करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम 3 टोटल 4 बेसिकली इनकी स्पेसिफिक पर्टिकुलर बटालियन जो है हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। पहली तो हो गई रैपिड एक्शन फोर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जो ड्रेस है आपने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में कभी कभी देखी होगी। राइट्स के, हिंसा के कुछ वो हो जाते हैं तो उस समय रैपिड एक्शन फोर्स जो होती है उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है। अक्टूबर 1992 में कम्युनल राइट से हैंडल करने के लिए या कुछ सिविल अनरेस्ट हो जाता है, उसको स्पेसिफिकली कंट्रोल करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है। ध्यान रखा जाता है कि इसका जो पूरा का पूरा कंपोजिशन है वो थोड़ा सा ज्यादा एथनिकली डाइवर्स हो और बहुत ही स्विफ्टली ये मूव कर सके। रैपिड एक्शन फोर्स ए स्पेसिफिक फोर्स ऑफ सेंट्रली रिजर्व्ड पुलिस फोर्सेस, जो कि मोर फोकस रहता है जिनका रायट्स या सिविल अनरेस्ट को मेंटेन करने के लिए। सबके सब डिफरेंस इनका देखना। देखिए, बीएसएफ वैसे प्राइमरली भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर को गार्ड करने के लिए, परंतु जरूरत पड़ने पर वो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं और जरूरत पड़ने पर वो नक्सलिस्ट में भी मारते हैं। लेकिन जो अभी मैंडेट है उनके, उसके ऊपर फोकस करेंगे तो वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है। सीआरपीएफ की जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसका फोकस है सिविल अनरेस्ट और राइट्स को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद हम दूसरे आ जाते हैं। ये आप जो इस समय फोटो देख रहे हैं ये है कोबरा वॉरियर्स की। इनको जंगल वॉरियर्स के नाम से भी जाना जाता है। कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, भाई अब तो निश्चित एक्शन लेना है इनके अगेंस्ट। ऐसे वाली बटालियन, हाईली ट्रेन्ड वाली 10 स्पेशलाइज्ड बटालियन है जिनका नाम है कोबरा। 2008-2009 में ऑपरेशनल हुए थे। ये स्पेसिफिकली नक्सलिज्म अर्थात लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हैंडल करने के लिए ये बटालियंस हैं। उसके साथ साथ स्पेशल ड्यूटी ग्रुप और पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप एक इलीट सीआरपीएफ यूनिट है जो कि आर्म्ड प्रोटेक्शन देती है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप प्रोटेक्टेड प्लेसेस को। इसके जो पर्सनल होते हैं वो सीआरपीएफ से ही आते हैं। अगेन हम ये तो डिस्कस कर ही चुके कि ये सीआरपीएफ की एक स्पेशल बटालियन है। ये न्यूक्लियर बायोकेमिकल अटैक्स, रेस्क्यू ऑपरेशन और बिहेवियरल मैनेजमेंट में भी ट्रेंड है। दे आर इलीट सीआरपीएफ यूनिट टास्क टू प्रोवाइड आर्म प्रोटेक्शन टू पार्लियामेंट हाउस। 2001 के पार्लियामेंट अटैक के बाद म्यूट किया गया था कि बेसिकली एक स्पेसिफिकली
ट्रेंड, जो कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ग्रुप हो वो बनाया गया। अब दोबारा से, अभी तक कंफ्यूजन नहीं रहना है, हमने पढ़ा है बीएसएफ के बारे में। बीएसएफ पहली सेंट्रली आर्म्ड सिक्योरिटी फोर्सेस है जो कि 1965 में बनाई गई थी भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के बाद बॉर्डर को गार्ड करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। अब हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि भारत की सबसे बड़ी सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स है। 1939 में क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से बनी थी। भारत की आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद इसका नाम बदल दिया गया। 3 लाख से भी ज्यादा लोग इस समय इसकी स्ट्रेंथ में हैं। सेंट्रली रिजर्व पुलिस फोर्स पूरे के पूरे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी कई सारी स्पेशलाइज्ड बटालियंस है, राइट। स्पेशलाइज्ड इसकी बटालियंस है, जिसमें से सबसे पहले आप देखें रैपिड एक्शन फोर्स, RAF, रैपिड एक्शन फोर्स, जो कि सिविल अनरेस्ट, और दूसरा हमने पढ़ा CRPF के बारे में, जो कि 1939 में बनी थी क्राउन्स रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में, और भारत की स्वतंत्रता के बाद उसका नाम बदलकर CRPF बन गया और हमारे देश की सबसे बड़ी सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स है वो। 3 लाख से भी ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ सैंक्शनड है। इसकी कुछ स्पेसिफिकली एक्सपर्ट बटालियन, जो कि कुछ इंडिविजुअल पर्टिकुलर थ्रेट को हैंडल करने के लिए है। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा रैपिड एक्शन फोर्स, जो कि सिविल अनरेस्ट और राइट्स को हैंडल करती है। कोबरा बटालियन, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को स्पेसिफिकली हैंडल करने के लिए बनाई गई है। और उसके बाद SDG और PSG, अर्थात स्पेशल ड्यूटी ग्रुप ऑफ पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप, जो कि स्पेसिफिकली हमारी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन और पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए है। ये दोनों की दोनों आती हैं सेंट्रली रिजर्व्ड पुलिस फोर्सेस के तहत। सरल है। तीसरे पे आ जाते हैं हम इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स के बारे में। जैसे BSF बनी थी 1965 के बाद, उसी तरीके से इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस बनी है बेसिकली 1962 के बाद, भारत और चाइना की जब लड़ाई हुई। यह भी एक IPS ऑफिसर के द्वारा ही हेड की जाती है और इसका भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है गृह मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है। तिब्बत का जो ऑटोनोमस रीजन है 1962 में बनी थी। इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पर ही बनी है। ऑब्वियसली जब भी जैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो रीएनालाइज किया जाता है सिक्योरिटी सिचुएशंस को, एंड हर एक जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है बनने का। इसकी जो बटालियन है इस समय काराकोरम पास, लद्दाख, दीपुला इन अरुणाचल प्रदेश, मतलब कि पूरा का पूरा जो कश्मीर से तिब्बत टच है और अरुणाचल प्रदेश से जितना भी तिब्बत टच है, यानी कि भारत और चाइना का जो बॉर्डर है उन दोनों को मेंटेन करती है इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ठीक है। 21 हजार फीट ऊपर पर इनके पोस्ट होते हैं। थिंक अबाउट इट, वेस्टर्न, मिडल और ईस्टर्न सेक्टर ऑफ बॉर्डर पर। इंडीड इट इज अ माउंटेन ट्रेन फोर्स। सो आपसे MCQ में ये नई बात पूछी जा सकती है कि ITBP जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट्स ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान ऑल्सो। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि और भारत की कोई भी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कोई ऐसी सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं है जो कि बाहर एक्सटर्नल जाकर कोई सुरक्षा का काम करती हो। ITBP जो कि गृह मंत्रालय के अंडर आती है, अफगानिस्तान में जो एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। यूनिक MCQ क्वेश्चन दो कि पूछा जा सकता है। और एक और कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 1981 से जो चल रही है उसको सिक्योरिटी, उनके जो पिलग्रिम होते हैं उनको तो सिक्योरिटी करती है ITBP, परंतु वो आप लॉजिक से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। भाई इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर को कौन मैन करता है? ITBP। तो अगर पूछा जाएगा तो जनरली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा, कैलाश बेसिकली तिब्बत में पड़ता है, मानसरोवर की जो यात्रा है, तो उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ITBP ही इन्वॉल्व होंगी। परंतु अफगानिस्तान में भी एक स्पेसिफिकली एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स को सर्विस प्रोवाइड करती है ITBP, नॉट एनी अदर फोर्सेस। दिस इज वेरी स्पेसिफिकली यूनिक टू ITBP। अब ITBP का भी देख लेते हैं। ITBP हमारी 1962 में बनी है और जो इसकी सबसे यूनिक बात है वो है अफगानिस्तान से रिलेटेड। ठीक है। CRPF वैष्णो देवी, ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे कि यह वैष्णो देवी को प्रोटेक्ट कर रही थी और ये मानसरोवर को सर्विस दे रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस पर। हमारी चौथे वाली जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, भारत की 300 से भी ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट और एस्टेब्लिशमेंट को सर्विस प्रोवाइड करती है। आप इससे जरूर वाकिफ होंगे, क्यों? क्योंकि कोई कहीं ना कहीं आप या तो मेट्रो में ट्रेवल किया होगा या किसी एयरपोर्ट पर गए होंगे। एयरपोर्ट्स भारत के, और जो मेट्रो जो जनरली ऐसी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट होती है, बड़ा जो चीज होती है, उनको CISF के सोल्जर्स गार्ड करते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज भारत के 59 से भी ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उनको 86 से भी ज्यादा इंडस्ट्रियल एटॉमिक पावर प्लांट,
स्पेस इंस्टॉलेशन जैसे इसरो हो गया, मिंट्स हो गई जहां पर पैसा और नोट छपते हैं, ऑयल फील्ड्स, रिफाइनरीज, पोर्ट जो बड़े बड़े हैं, दिल्ली मेट्रो, हैवी इंजीनियरिंग स्टील प्लांट्स, फर्टिलाइजर्स यूनिट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक थर्मल पावर प्लांट्स, ये सब के सब सेंट्रल पीएसयूज, करेंसी नोट प्रेसेस, उनको प्रोटेक्ट करता है सीआईएसएफ। आप इसकी वैल्यू समझ सकते हैं कि कितनी सेंसिटिव जो एस्टेब्लिशमेंट है, इंस्टॉलेशंस है, एयरपोर्ट्स, मेट्रोज, करेंसी जहां पर बनती है, एटॉमिक पावर प्लांट्स, स्पेस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, सेंट्रली पीएसयूज, उन सब को जो उन सब ऐसी एस्टेब्लिशमेंट होती है, इंडस्ट्रीज जो होती है, उनको सिक्योरिटी फोर्स प्रोवाइड करती है सीआईएसएफ। 1969 में ये बनती है। अगेन इनको भी मेंटेन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ गृह। इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, तो सारी की सारी एमएचए के द्वारा ही हैंडल की जा रही है, ठीक है, नो डाउट्स अबाउट इट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीआईएसएफ हैज बीन मैंडेटेड टू आल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी टू प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट इफ अगर वहां पर ऐसा थ्रेट पता चल जाता है। जैसे आप इस समय देखेंगे, जो ये फोटो है इसमें कट गया, ये बेसिकली इन्फोसिस है, यहां पर पूरा लिखा हुआ है ना, इसका इन्फोसिस की बिल्डिंग है बेंगलोर की। अब क्या हुआ कि 25 फरवरी 2009 को सेंट्रली इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस को पार्लियामेंट ने ऑथराइज किया प्राइवेट और कोऑपरेटिव एस्टेब्लिशमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जरूरत पड़ने पर। इसकी वजह से जरूरत पड़ती है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ सीआईएसएफ टू प्रोटेक्ट इंडियन मिशंस अब्रॉड एंड पार्टिसिपेशन इन द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। सीआईएसएफ स्पेसिफिकली प्राइवेट इंस्टॉलेशंस को भी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है, रैंडमली नहीं करती है, बहुत ज्यादा परमिशन की जरूरत पड़ती है, पता रहना चाहिए कि कोई टेररिस्ट थ्रेट हो सकता है। ऐसी कुछ 7-8 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको बेसिकली सीआईएसएफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। और जो इंटरनेशनली एम्बेसी हैं, अगर उनको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है तो सीआईएसएफ को डिप्लॉय किया जा सकता है। अब आपको ध्यान होगा कि हमने आईटीबीपी पर क्यों इतना फोकस किया था, क्योंकि आईटीबीपी अफगानिस्तान को स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट करती है, वहां पर जो एम्बेसी और जो कॉन्सुलेट है वहां पर आईटीबीपी। इसके अलावा विश्व में अगर कहीं पर कोई ऐसा एम्बेसी या कॉन्सुलेट है जहां पर प्रोटेक्शन के लिए कोई सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय करना हो, तो उसमें जाएगी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। याद रखिए, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री का मतलब सिर्फ इंडस्ट्री नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट है या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी कर सकता है। इन्फोसिस, रिलायंस की रिफाइनरी जामनगर में, दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। अब याद रखिए कि वैसे दिल्ली मेट्रो को पूरा का पूरा करते हैं, यहां पर एक्सप्रेस लाइन लिखा, ये मत सोचना कि सिर्फ एक ही लाइन को कर रही है क्या। लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट टू बी प्लेस्ड अंडर सीआईएसएफ कलर। वैसे जो दिल्ली मेट्रो है वो गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो उसको सीआईएसएफ प्रोटेक्ट करती थी। हाउएवर जो दिल्ली मेट्रो एक्सप्रेस लाइन यानी कि जो एयरपोर्ट पर स्पेसिफिकली जाती है, वो एक प्राइवेट लाइन है, उसको भी सीआईएसएफ ही मेंटेन करती है। तो अब आपको पता चल गया कि प्राइवेट और एम्बेसी थोड़ा सा फर्क है सीआईएसएफ में, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और सशस्त्र सीमा बल के ऊपर, द एसएसबी। कई बार मैंने सीमा सशस्त्र बल कहा था, है ना, सशस्त्र सीमा बल जो कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके बारे में कि ये नेपाल एवं भूटान के दोनों बॉर्डर को गार्ड करती है, नेपाल एवं भूटान। आईपीएस ऑफिसर है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अगेन होम मिनिस्ट्री का है, भारत के 2 इंटरनेशनल बॉर्डर को गार्ड करती है। भारत में एक कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया गया था, 1 बॉर्डर 1 फोर्स, एक बॉर्डर पर एक फोर्स। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये भी 2 को करती है और बीएसएफ भी 2 बॉर्डर को करती है। देखो, बीएसएफ तो टेक्निकली एक बॉर्डर को करती है, क्योंकि जब बीएसएफ बनी थी 1965 में, तो उस समय जो पश्चिमी बॉर्डर था वो भी पाकिस्तान का था और जो पूर्वी बॉर्डर था वो भी पाकिस्तान का था। वो तो 1971 के बाद उसको बदलकर बांग्लादेश कर दिया गया। तो अगर देखा जाए तो बीएसएफ के हिसाब से तो वो टेक्निकली जब बनी थी तो एक ही बॉर्डर था। हाँ, अब कह सकते हो कि सर अब तो 2 हो गए। उसी तरीके से जो एसएसबी है वो भी बेसिकली 2 बॉर्डर मेंटेन करती है, भूटान। परंतु भूटान इतना फ्रेंडली है कि वहां पर बस जनरल मेंटेनेंस आवाजाही को ही चेक करना पड़ता है, तो इसीलिए टेक्निकली अगर देखा जाए तो नेपाल के बॉर्डर को मेंटेन करती है। आईटीबीपी चाइना और आसाम राइफल्स म्यांमार के बॉर्डर से एसोसिएटेड है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल इज ऑल्सो द फर्स्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स विच इज डिसाइडेड टू रिक्रूट वुमेन बटालियन। अब तो वैसे सब पे आ रही हैं, परंतु एसएसबी सबसे पहली थी जिन्होंने महिला बटालियन। क्वेश्चन है अगेन एमसीक्यू का, फिर दोबारा से एमसीक्यू पे पूछा जा सकता है। अब आ जाते हैं अब आ गए हम फाइनली आ गए हैं हम इसके ऊपर, द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड पर। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक स्पेशल फोर्स है
ये जो कमांडो है वैसे लग रहे हैं पबजी के, बट ये ओरिजिनल इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का ही है। फेडरल कंटिजेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स, जो कि स्पेसिफिकली काउंटर टेररिज्म की एक्टिविटीज के लिए क्रिएटेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरिएट अंडर द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट। पूरा का पूरा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के स्ट्रक्चर में काम करती है। 100% डेप्यूटेशन फोर्स होती है और सारे के सारे पर्सनल जो होते हैं इसमें आर्मी से, सीएपीएफ से, स्टेट पुलिस से, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से आती है। किसी भी प्रकार का कोई टेररिस्ट थ्रेट जब भारत पर आता है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, कोई हाईजैकिंग हो जाती है, हॉस्टेज हो जाती है, उस प्रकार के जो रेस्क्यू मिशंस होते हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ही मेंटेन करती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी होम मिनिस्ट्री के द्वारा, इसीलिए उसको इंक्लूड नहीं किया गया। एसएसबी तो पता ही चल गया कि भूटान का और नेपाल का बॉर्डर मेंटेन कर रहा है। याद रखिए कि जो डिस्टिंक्शन पे कंप्लीटली अगर पूछा जाए तो टोटल 5 सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं। इनमें फर्क क्या है? ये सारी की सारी 5 आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ग्रुप ए सर्विसेज की तरह डिक्लेयर्ड है, सुप्रीम कोर्ट की तरह। ग्रुप ए सर्विसेज, ठीक है। इन्हीं में से 5 में से निकल के एनएसजी बनता है, लेकिन वो 100% डेप्यूटेशन है, ठीक है। 100% डेप्यूटेशन होता है, आता वो सीएपीएफ में ही है, परंतु अगर बातें आपसे पूछा जाए कि कितनी पुलिस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, 5 है हमारे पास, ठीक है। क्लियर कट सबसे 5। हाँ, अगर एमसीक्यू पे क्वेश्चन आ जाए क्या एनएसजी एक सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स है? यस, इट इज ए सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स, क्योंकि उसी के सारे मेंबर उस पर डिप्यूट होते हैं। इसके अलावा अब जो ओनली कंफ्यूजन बचेगा वो बचेगा असम राइफल से रिलेटेड और एसपीजी से रिलेटेड, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से रिलेटेड, एसपीजी से रिलेटेड। आइए उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। असम राइफल पे आते हैं। दे आर नोन एज द फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पीपल, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। अब पता चलेगा आपने हमें ईयर क्यों लिख रहे थे। ओयर में ओल्डेस्ट जो है वो है असम राइफल। ये जो टेबल बन रही है ये आपको एमसीक्यू में हेल्प करेगी। शिलोंग में इनका हेडक्वार्टर है, is completely deployed in the northeast, mandated for the dual role of maintaining internal security of northeast and guarding the Indo-Myanmar border। यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो इंसर्जेंसी है उनको भी उनके 2 ड्यूअल मैंडेट है। बीएसएफ का एक ही सिंगल मैंडेट है, क्या? बॉर्डर मेंटेन करना। इनके 2 हैं। नेशनल नॉर्थ ईस्ट जो इंसर्जेंसी है उनको भी हैंडल करती है, और जो इंडो म्यांमार जो बॉर्डर है उनको भी मेंटेन करते हैं, उनको भी गार्ड करते हैं। इट इज लेड एंड हेड बाय आर्मी ऑफिसर। अब देखिए यहां आ रही है कंफ्यूजन, है ना, कि वैसे इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो मिलता है होम मिनिस्टर के ऊपर, होम मिनिस्टर के पास है, यानी गृह मंत्रालय के पास है, परंतु दे आर लेड एंड हेड बाय द आर्मी ऑफिसर। इट असिस्ट्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस बट रिपोर्ट्स टू एमएचए, अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ एमएचए बट ऑपरेट्स अंडर आर्मी। यही इसकी आर्म्ड असम राइफल्स की जो सबसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है या जिससे कंफ्यूज हो सकते हो वो यही है कि ये एमएचए को रिपोर्ट करती है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इसके ऑफिसर्स होते हैं, इसको लीड करते हैं। इसीलिए कई बार इसको डायरेक्टली सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स वो होती है जो गृह मंत्रालय के द्वारा मेंटेन्ड हो, लेकिन इसमें क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी है, इसीलिए इसको कह दिया जाता है पैरा मिलिट्री फोर्स। परंतु पैरा मिलिट्री कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं है, यह बात भी ध्यान रखनी है। इन जनरल बातचीत करने के काम पे आ जाता है कि पैरा मिलिट्री फोर्सेज है, पर वैसे अदर सिक्योरिटी फोर्सेज इज अ मच मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। भारत में पैरा मिलिट्री ऑफिशियल नहीं है, अदर सिक्योरिटी फोर्सेज के नाम पर बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। क्लैरिटी देख लीजिए, दिस विल क्लियर इट। मिलिट्री की जो है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, मैनेज्ड एंड हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफिसर, यही मिलिट्री है नंबर 1। पैरा मिलिट्री, सॉरी पहले यहां पे आ जाते हैं काम वाली बात पे। सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, मैनेज्ड एंड हेडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या आईपीएस ऑफिसर, जो कि उसके अब आ जाए कंफ्यूजन जो होगा वो होगा पैरा मिलिट्री फोर्सेस पर, जहां पर असम राइफल्स, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, कोस्ट गार्ड, रेलवे पुलिस फोर्स जो कि मैनेज बाय एमएचए है, हेडेड बाय एमओडी है। यहां पर एक गलती है, प्लीज ध्यान रखिएगा कि रेलवे पुलिस फोर्स मैनेज बाय एमएचए नहीं होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज होता है, हेडेड बाय एमओडी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है।
ठीक है, बस ये कंफ्यूजन है। ठीक है, मिलिट्री नो कंफ्यूजन, कंप्लीटली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नो डाउट्स अबाउट इट। ठीक है, सेंट्रली आर्म्ड फोर्सेस 5 है कंप्लीटली, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, साथ ही साथ एनएसजी छठी वाली है, लेकिन क्योंकि वो एक सेपरेट नहीं है, इट्स 100% डेप्यूटेशन फोर्स, इसलिए उसको अलग से काउंट नहीं किया जा सकता है। हमने जब पहले स्क्रीन पर देखा था 7 थी, उसमें एनएसजी भी था, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सारे के सारे इसी से डेप्यूट होकर जाते हैं, परंतु उसको सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स इसीलिए माना जाता है। उसमें हमने आसाम राइफल्स के बारे में पढ़ा था। अब आसाम राइफल्स उसमें इसलिए लिखी हुई थी, क्यों? क्योंकि वो एमएचए के द्वारा मैनेज होती है, परंतु वो पैरामिलिट्री इसलिए बोले जाता है, क्यों? क्योंकि उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिसर हैंडल करते हैं। कहते सर ये सब कंफ्यूजन क्यों है, क्या समस्या है, क्या रीजन है? विल कम टू दैट, हम उस चीज को क्लियर कर देते हैं, ये समस्या क्यों है, ये कंफ्यूजन क्यों है। आइए यहां पे देखिए, 2011 में इन सबको जनरली पैरामिलिट्री फोर्सेस कहा जाता था। 2011 में मिलिट्री ने रिक्वेस्ट की कि आप इनकी नोमेनक्लेचर चेंज कीजिए, टर्मिनोलॉजी चेंज कीजिए। नोमेनक्लेचर जब चेंज हुई, टर्मिनोलॉजी जब चेंज हुई, तो इन सातों फोर्सेस को सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का नाम दिया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, इन सारी सर्विसेज को ग्रुप ए, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज, ओजीएएस कहा जाता है, ओजीएएस, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज का दर्जा दे दिया गया। इसका फायदा क्या होता है? इसमें एक इशू होता है कि सपोज कीजिए आपने एक बैच ज्वाइन किया, अब सपोज हम हाइपोथेटिकली एग्जांपल लेते हैं, 1990 का बैच लिया, ठीक है, 1990 का बैच। अब 1990 के बैच पे आपके साथ 20 लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, 20 लोग ज्वाइन किए। 2020 में आगे 30 साल के बाद सबकी प्रमोशन हो गई, लेकिन अब धीरे धीरे जितने भी सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं उतने ही कम होते जाते हैं। तो हो सकता है कि प्रमोशन के लिए 5 लोग वैलिड हो, 5 लोग एलिजिबल हो प्रमोशन के लिए, सबका सेम सर्विस रिकॉर्ड है, सेम टाइम है, सेम एज है, लेकिन एक को ही प्रमोट किया जा सकता है। ऐसे में जब एक को प्रमोट किया जाता है तो ग्रुप, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विसेज अगर डिक्लेयर्ड हो तो जो बाकी चारों भी होते हैं उनको प्रमोट तो नहीं किया जा सकता, परंतु उनकी जो फिनेंसेस होते हैं, उनके जो सैलरी जो होती है वो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है जो प्रमोट हुआ है। यानी प्रमोशन तो नहीं हो पाएगी क्योंकि नंबर ही नहीं है, ऊपर सिर्फ एक ही एग्जीक्यूटिव हो सकता है, एक ही सीनियर डायरेक्टर हो सकता है या इंस्पेक्टर जनरल हो सकते हैं, एक ही हो सकते हैं, लेकिन 5 एलिजिबल थे तो एक बढ़ गया तो उसकी सैलरी में कुछ और इंप्रूवमेंट आएगी, राइट, उसके फाइनेंशियल इश्यूज तो आएंगे, फाइनेंशियल बेहतर तो होंगे, पैसे तो बढ़ेंगे उसके। इनमें जो ये 4, लेट्स से हम जो हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, अगर इन चारों का प्रमोशन नहीं हुआ कोई बात नहीं, परंतु इनकी सैलरी अकॉर्डिंगली बढ़ जाती है, इनके डेजिग्नेशन या पर्क्स में कोई फर्क नहीं आता है, इनकी पोजीशन वही रहती है, बदला नहीं जा सकता है क्योंकि प्रमोशन सिर्फ एक का ही हुआ है, परंतु हाँ फाइनेंशियली स्पीकिंग वो अपने उसी साथी के बराबर रहते हैं जो उनके बैच में उनके साथ ज्वाइन किया था। नाउ दिस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि 2019 में दी गई डज नॉट अप्लाई टू असम राइफल्स स्पेसिफिकली। क्यों? क्योंकि ये उन्हीं सर्विसेज पर अप्लाई कर रही है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स था, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऊपर मैनेज थी स्पेसिफिकली, ये एक ही पर्पस था। अब आसाम राइफल्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा मैनेज है, लेकिन इसमें जो सीनियर जो लोग हैं वो वैसे भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हैं, यानी उसमें वो कर्नल हो गए, ब्रिगेडियर हो गए, वो इसको हेड कर रहे हैं, तो वहां पर ये अप्लाई ही नहीं होता कि भाई जो रैंकिंग है वो पहले से आर्मी में पहले से ही था। इसकी वजह से कई जगहों पर कंफ्यूजन देखोगे, कहीं पर 5 लिखी होती है, कहीं पर 6 लिखी होती है, कहीं पर 7 लिखी होती है, 1-2 जगह 8 भी होंगी, बट कंफ्यूजन ना हो। 5 विकिपीडिया पर भी पढ़ोगे तो भी गड़बड़ दिखेगी, इसीलिए क्लैरिटी से फिर दोबारा से 5 हैं सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। इन्हीं 5 में से एनएसजी निकाली जाती है, नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप जो है इसी 5 में से आता है। 100% डेप्यूटेशन है तो इसलिए उसमें कुछ ऐसा फर्क नहीं होता है, परंतु हां अगर पूछ लिया जाए तो एनएसजी भी एक सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स है। आसाम राइफल पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसको डायरेक्टली सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स कहना मुश्किल है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा आसाम राइफल पर तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, तो डायरेक्ट बहुत क्लैरिटी से पूछा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मैनेज करती है आसाम राइफल्स को।
अगर असम राइफल्स है तो वो रिपोर्ट किसको करेंगे? गृह मंत्रालय को, अमित शाह को, यानी जो हमारे गृह मंत्री हैं, क्लैरिटी से। परंतु उनके जो बटालियंस होते हैं, उनको जो लीड कर रहे हैं, वो आर्मी के सीनियर एग्जीक्यूटिव या सीनियर कर्नल जनरल जो होते हैं वो करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो उसको लीड करते हैं। हेंस द कंफ्यूजन। इसके साथ साथ जो ओनली कंफ्यूजन आना चाहिए वो आएगा सीआरपीएफ से, कि सीआरपीएफ की आपने 2-3 और टुकड़ियों के बारे में पढ़ लिया है, जो कि कंफ्यूजन ना हो। दिस माइट एक्चुअली क्लियर इट ऑल। बीएसएफ, सीआरपीएफ में 2-3 और स्पेशलाइज्ड टुकड़ियां हैं, जो कि एक रैपिड एक्शन फोर्स है जो कि अनरेस्ट और राइट से रिलेटेड होती है, कोबरा है जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से निपटने के लिए अलग है, एसडीजी स्पेशल ड्यूटी ग्रुप और पीएसजी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ग्रुप जो कि स्पेसिफिकली कुछ सेंसिटिव इंस्टॉलेशन या पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके साथ साथ ये सारी की सारी जो चीजें हैं, सीआरपीएफ इन जनरल अगर आप देखेंगे तो नक्सलिज्म को रिपोर्ट करने के लिए, हमने जब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर जब क्लास किया था तो उसमें हमने देखा था कि 2010 में नक्सलाइट का सबसे बड़ा हमला था दांतेवाड़ा पे। वहां पे सीआरपीएफ के लोगों की, दांतेवाड़ा, सीआरपीएफ के जो सोल्जर्स थे, जो पर्सनल थे, उनके ऊपर अटैक हुआ था। 78 से 80 के करीब उनकी मृत्यु हुई थी उस प्रकार से। तो यानी जो सिक्योरिटी फोर्स जो वहां पर नक्सलिज्म को मैंडेट करने का उनका सीआरपीएफ है। उसके साथ साथ एक अलग और है, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, अलग अलग बटालियंस हैं सोल्जर्स की, इनके कैडेट्स की, पर्सनल की, जो कि इन्हीं किसी फोर्सेस से आते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा जैसे बीएसएफ के 2 बटालियन कलकत्ता में पोस्टेड हैं जो कि स्पेसिफिकली नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में, उसी में सीआरपीएफ के भी हैं। ठीक है, सीआरपीएफ भी और कई बार उसमें पार्टिसिपेट करती है। जरूरत पड़ने पर ये सारी की सारी फोर्सेस एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं इन जनरल। एक और एक्स्ट्रा इसके अंदर आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, रेलवे प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है, वो सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स नहीं होती है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, रेलवे प्रोटेक्शन ग्रुप ही सिर्फ एक ऐसी है जो कि अरेस्ट कर सकती है, ओनली। सारी की सारी सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस में से सिर्फ रेलवे प्रोटेक्शन ग्रुप एक ऐसी फोर्स होती है जो कि अरेस्ट करने की पावर रखती है। याद रखिए कि आपको अरेस्ट कभी बीएसएफ के कोई मेंबर या सीआईएसएफ या एसएसबी के कोई मेंबर आपको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। वो पावर सिर्फ और सिर्फ इंडियन पुलिस के पास है, राइट। लेकिन रेलवे पुलिस, रेलवे प्रोटेक्शन ग्रुप जो होती है, रेलवे प्रोटेक्शन जो सर्विस है, वो अरेस्ट भी करने की पावर रखती है। दैट इज ऑल्सो ए यूनिक, अगेन ये एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके साथ साथ एक स्पेसिफिकली एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी जो स्पेसिफिकली है, ये एक और है जिसको कैबिनेट सेक्रेटरिएट मेंटेन करते हैं, और इनकी सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ओनली। प्राइम मिनिस्टर और उनके मेंबर, प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी, और उनके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं। पहले ये एक्स प्राइम मिनिस्टर्स को भी प्रोटेक्ट करती थी, परंतु अब एक्स प्राइम मिनिस्टर को Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, और एसपीजी सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए तय करती है। दोबारा से, एक हो गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक हो गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक हो गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज वाला, और एक हो गया कैबिनेट सेक्रेटरिएट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 5 सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस 3 इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे प्रोटेक्शन ग्रुप, आरपीजी जो होती है। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। सीएपीएफ में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है, बस क्लियर। और असम राइफल्स भी बेसिकली इसी में आ जाता है, लेकिन असम राइफल्स अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी रिलेशन रखता है, क्योंकि ऑफिसर्स उनके आते हैं। दिस इज मोर और लेस कंप्लीट डिस्टिंक्शन। और कोई रह गया हो तो बताओ। दिस विल बी, यस, आरपीजी भी हो गया, एसपीजी भी बता दिया गया। हाँ, तो टोटल 4 मंत्रालय, 3 मंत्रालय और एक ऑफिस इंक्लूडेड है इसमें, इंटरनल सिक्योरिटी में, एक्सटर्नल सिक्योरिटी में भारत की। कैबिनेट सेक्रेटरिएट का सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक रोल प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी से है, नथिंग एल्स। एक ही मैंडेट है, नथिंग एल्स।
हाईली 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 ट्रेंड। आरपीजी सिर्फ और सिर्फ रेलवे प्रोटेक्शन के लिए, वेरी स्पेसिफिक मैंडेट कि रेलवे प्रोटेक्शन, रेलवे प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। बाकी सारे के सारे हमने डिस्कस देख लिया है कि बॉर्डर्स को कौन कौन मेंटेन करता है, बॉर्डर्स को कौन कौन हैंडल करता है। सीआरपीएफ और सीआईएसएफ भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इन जनरल रिस्पॉन्सिबल है, और एनएसजी स्पेसिफिकली टेररिस्ट थ्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर और कोई सवाल हो तो मोर और लेस आपके सामने इस समय दिस विल गिव यू क्लैरिफिकेशन। इस लेक्चर के बाद आपसे एमसीक्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको आप नहीं कर पाओगे रिलेटेड टू आवर सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। अगर कोई और सवाल आपके पास आए, आपके दिमाग में हो, तो प्लीज इस यूट्यूब वीडियो के नीचे जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आई पर्सनली रीड देम एंड आंसर देम फॉर यू। ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर सीरीज टुमारो। अभी हमारे पास कुछ और क्लासेस है। एक बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट तो हम देख चुके हैं, वैसे आज हमें पता ही चल गया कि बीएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी, असम राइफल बॉर्डर को मैनेज कर रहे हैं, परंतु उसका एनालिटिकल पार्ट और उसके कौन कौन से इश्यूज उसमें आते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट भी अब आप जान चुके हैं कि किस प्रकार से सीआरपीएफ और सीआईएसएफ जो होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। बीएसएफ की जो बटालियन है वो डिजास्टर मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंध रखता है। तो एक बार हमारे पास वो क्वेश्चन भी बचा हुआ है। और एक क्लास होगी नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। सो बेसिकली 3 क्लासेस कैन बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दिस सीरीज डेफिनेटली। और अगर कुछ और इसमें कोई बेहतरीन टॉपिक होगा या आपको पता है और आप उसके बारे में समझना चाहते हैं और कहीं डिफिकल्टी आ रही है, सो प्लीज मुझे यूट्यूब के नीचे यहाँ पे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम एंड आई विल डेफिनेटली सी टू इट कि आपको उस बारे में पता चले। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी नाइस डे। आई विल सी यू टुमारो।